जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मानसिक अभिरुचि के इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि यह एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है। यानी यहाँ पर फोस्टर नाम का एक व्यक्ति है, उसने बहुत ही मेहनत से एक कारखाना बनाया था, लेकिन उस कारखाने में आग लग गई जिसके कारण वह धूल में मिल गया और उसने अपनी उस कंपनी का बीमा भी नहीं करा रखा था। अब ऐसे में उसको मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। तो फोस्टर के द्वारा ऐसी कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि वो मानसिक तनाव में न जाए और अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दे सके। तो चलिए ऑप्शनों को यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र है केवल मेरी गलतियाँ ही जली है और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने जीवन काल में अपने कारखाने को फिर से कभी नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर सी, मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बुरी किस्मत मेरा पीछा करती है। ऑप्शन नंबर डी, भगवान हमेशा उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो मेहनती नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र है केवल मेरी गलतियाँ ही जली है और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। यानी उसके साथ जो भी दुर्घटना हुई है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, इस सिचुएशन में भी उसको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं। तो इससे उसकी मानसिक दृढ़ता का यहाँ पर पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यानी अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिल जाती है जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें उस नौकरी को करने की आपकी उत्सुकता है, तो आपको कौन सा फ़ायदा इनमें से यहाँ पर मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में रुचि अधिक होने की संभावना है। यानी अगर आपको किसी कंपनी में या फिर किसी भी जॉब में अच्छा वेतन मिल रहा है तो आप उस नौकरी के प्रति रुचि अधिक होने की संभावना आपकी होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उस कंपनी में या फिर उस नौकरी में जो कार्य दिया गया है, अगर आपको वो कार्य नहीं आता है तो आपको कितना भी अच्छा वेतन मिल जाए, आपकी उसमें रुचि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, तो क्या बड़ी कंपनी में नौकरी करने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है? जी नहीं, बड़ी कंपनी में नौकरी करने से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि संतुष्ट तो वह जब होगा जब उसको उसकी रुचि के अनुसार नौकरी मिल जाए, उसकी रुचि के अनुसार उसको कार्य मिल जाए। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। मान लीजिए आपको नौकरी की आवश्यकता है और आपको जो नौकरी मिल गई है उसमें जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपकी रुचि के अनुसार नहीं है, तो भी आप अपनी नौकरी पर बने रहने में खुश नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे इस नौकरी में खुश रहने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाती है जिसको करने में आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है, तो आप उस नौकरी को करने में खुश रह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये यूपी पुलिस जेल वार्डर का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आज जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वो यूपी भी जेल वार्डर के ही यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़ोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर कहा गया है कि जॉन एक ट्रेन के डिब्बे में शांति से बैठा अपने असाइनमेंट का कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो मोबाइल फ़ोन से ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा है।
जिससे जॉन को परेशानी हो रही है। तो जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, संगीत को नज़रअंदाज कर काम जारी रखने की कोशिश करे। भाई संगीत को नज़रअंदाज करके काम तो वो जारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जॉन को उस संगीत से परेशानी हो रही है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण काम बंद कर दे। मतलब अगर आपका ध्यान उस संगीत से भटक रहा है तो क्या आप अपने काम को ही करना बंद कर देंगे? आप काम को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मुंह बनाकर अपनी चिड़चिड़ाहट जारी करेंगे। क्या आप उस मोबाइल बजाने वाले व्यक्ति से मुंह बना लेंगे और उसको चिड़चिड़ाहटपन का एहसान दिखाएंगे कि मैं तो तुमसे चिढ़कर बैठ गया हूँ? जी नहीं, ऐसे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति से हेडफोन का उपयोग का अनुरोध करेंगे। ये वाली कार्रवाई आपकी बिल्कुल सही और सटीक बैठती है। आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भैया मैं यहाँ पर कुछ कार्य कर रहा हूँ, आपके म्यूजिक बजाने से मुझको समस्या हो रही है, आप कृपया अपना हेडफोन यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आप गाने भी सुन लेंगे और मुझको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आप हेडफोन का उपयोग करने का अनुरोध उससे कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री है और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। यानी प्रीति के पिता तो राज्य के मुख्यमंत्री है और रजनी के पिता अमीर किसान हैं। ये दोनों जो है प्रीति और रजनी आपस में दोस्त है। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही है। यानी प्रीति और रजनी ये दोनों जो है सिविल सेवा की परीक्षा दे रही है। प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो परीक्षा शुल्क लिया जाना है उसमें प्रीति और रजनी को किस तरीके से यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है। ये वाली कार्रवाई यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज़ गरीब है या फिर कोई लेडीज़ अमीर है, उनके हिसाब से यहाँ पर फ़ीस में रियायत दी जाती है। बिल्कुल समान शुल्क यहाँ पर लिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस भुगतान करेगी। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने में छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो सिविल सेवा की परीक्षा का जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर महिलाओं को फीस देने में छूट दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की, क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे अपने प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी? यानी यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि ग्रांट और रैंडी ये दो लड़के हैं जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही दृढ़ता से कर रहे हैं। लेकिन जो रैंडी नाम का लड़का था उसने परीक्षा में धोखेबाजी की, यानी उसने नकल वगैरह की होगी, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि अगर मैं नकल नहीं करूँगा तो मेरे ग्रांट से कम नंबर आएंगे। ठीक है, उसको पहले ही इस बात का मालूम हो गया था और हुआ भी ऐसा ही। रैंडी ने धोखेबाजी करके या फिर नकल करके जो अंक प्राप्त किए वो ग्रांट से अधिक प्राप्त कर लिए। ठीक है, और जो अंक यहाँ पर अधिक प्राप्त करता है उसको प्रोफेसर ने यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए उसकी सिफारिश की है। अब हुआ क्या कि रैंडी ने धोखेबाजी से नंबर अधिक लाया और उसको छात्रवृत्ति की सिफारिश प्रोफेसर साहब ने कर दी है। तो अब इस रैंडी को जिसने धोखेबाजी की है ऐसी कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि प्रोफेसर साहब उसको सम्मान की नज़र से देख सके? आइए इस प्रश्न के ऑप्शन अगले पेज पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है। क्या रैंडी को वह छात्रवृत्ति स्वीकार कर लेनी चाहिए जिसके लिए ग्रांट पात्र है? क्योंकि रैंडी ने तो यहाँ पर धोखेबाजी से नंबर ज़्यादा लाया है। अगर
रैंडी धोखेबाजी से ज़्यादा नंबर लाया है और वह इस छात्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है तो प्रोफेसर साहब की नज़रों में उसे सम्मान नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की। अगर रैंडी यहाँ पर प्रोफेसर साहब के सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि प्रोफेसर साहब, मैंने जो परीक्षा में इतने अधिक अंक लाया हूँ, ये मैंने नकल करके या फिर धोखेबाजी करके लाया हूँ, यानी इस छात्रवृत्ति पर मेरा अधिकार नहीं है, इस छात्रवृत्ति पर ग्रांट का अधिकार है, क्योंकि वो मेहनत से अंक लाया है और मैं धोखेबाजी से लाया हूँ। अगर वो प्रोफेसर साहब के सामने इस तरीके का बयान दे देता है तो प्रोफेसर साहब की नज़रों में उसको सम्मान मिल जाएगा। प्रोफेसर साहब कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ईमानदार बच्चा है। तो ये वाली कार्रवाई इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर रैंडी प्रोफेसर साहब के समक्ष ये स्वीकार कर लेता है कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है तो प्रोफेसर साहब की नज़रों में उसको सम्मान मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। यानी यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से एक विकल्प ऐसा है जिसको पुलिस नहीं कर सकती, बाकी सभी कार्य पुलिस कर सकती है। तो जो कार्य पुलिस नहीं कर सकती उसको हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जो प्रतिबंधित है और उनको रद्द करने की मांग करने के लिए कुछ लोग सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको ही प्रतिबंधित कर देंगे कि आप ऐसा प्रदर्शन नहीं करते। तो क्या आप किसी भी प्रदर्शनकारी को जो नियम और कानून के दायरे में किसी प्रतिबंधित नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या आप उसको ही प्रतिबंधित कर देंगे? तो ये वाला कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार करना। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है, अगर उसको कोई प्रदर्शनकारी नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो कार्य दिया गया है उसको पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना चाहिए। यानी जो विरोध कर रहे हैं उनको आप डराने के बजाय पुलिस को उनसे बातचीत का सहारा लेना चाहिए। ये वाली कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधाओं को रोकना। तो ये वाला कार्य भी पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया था कि कौन सा कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? यानी प्रश्न में कहा गया है कि जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। यानी स्त्री और पुरुष सभी समान रहे, उसकी ऐसी कोशिश है, ऐसी वो सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा विकल्प बताना है जो उसकी इस कार्य में मदद करेगा, यानी लैंगिक असमानता को दूर करने में यहाँ पर उसकी मदद करेगा। ऐसा विकल्प हमको यहाँ पर छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दे। क्या लड़कियों को मोबाइल और अन्य तकनीकी जो आ रही है उनका प्रयोग करने की अनुमति न दे? तो क्या इस तरीके से लैंगिक समानता आ जाएगी? जी नहीं। अगर आप लड़कियों को ऐसे मोबाइल और अन्य तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे तो आप लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर लैंगिक असमानता फैलती है। तो ये वाला विकल्प तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। तो ये वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है यह सुनिश्चित करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख लेते हैं। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। मतलब यहाँ पर कहा गया कि बाल विवाह को प्रोत्साहित कीजिए और विवाह में दहेज को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या इस तरीके से लैंगिक समानता आएगी? जी नहीं, इससे तो लैंगिक असमानता आएगी और यहाँ पर ये वाला विकल्प भी गलत हो जाता है। ठीक है, आप बाल विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर सकते और ना ही दहेज को
लेने को भी स्वीकार कर सकते। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें। यानी महिलाओं को जो शक्ति से जुड़े हुए बड़े बड़े पद हैं उनको भी न लेना दिया जाए। तो इससे तो यहाँ पर स्त्रियों के प्रति भेदभाव हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर लैंगिक असमानता फैलती है। जबकि जैन को लैंगिक समानता लाने में एक अच्छा विकल्प यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन डी भी इस प्रश्न का गलत जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसकी बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना ख़त्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यानी सैम एक पार्क में बैठकर अपना लंच ब्रेक कर रहा है और उसी के बगल में एक युवक बैठा लंच कर रहा था। ठीक है। और जो उसकी बगल में युवक बैठा था उसने अपना लंच किया, यानी कि अपना खाना खा लिया, और जो खाली डब्बा बचा था उसको कंटेनर के नीचे यानी कि बेंच के नीचे सरका दिया, जो कि इसको नहीं सरकाना चाहिए था। खाली कंटेनर था, उसको वो कचरे के डब्बे में डाल सकता था, डस्टबिन में डाल सकता था, ऐसे बेंच के नीचे उसको नहीं सरकाना चाहिए था। तो सैम वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको देख लेता है। तो सैम को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बस उसे जाते हुए देखते रहे और कुछ भी ना करे। तो क्या उसको ऐसे ही जाने दे, उसको कुछ कहे ही ना कि भाई आपने बेंच के नीचे गंदगी को फैलाई है, इसको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए था? नहीं, ये कह रहा है उसको देखते रहना चाहिए, कुछ भी ना कहे। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसी कार्रवाई आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करेंगे। ये वाली कार्रवाई आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि आप उससे इतना तो अनुरोध कर ही सकते हैं कि भैया आप इस कंटेनर को बेंच के नीचे मत सरकाओ, इसको कचरा पेटी में डाल दीजिए। आप उससे ऐसा विनम्र भाव से अनुरोध कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? यानी आपके पास किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं थे और आपने उसको जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया। और जब आपने उसको जल्दबाजी में गिरफ्तार किया तो आपका जो बॉस था उसने आपको फटकार लगाई, उसने आपको डांटा कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की इसको गिरफ्तार करने में, जब इसके खिलाफ तुम्हारे पास सबूत ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी सबसे अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करेंगे। क्या आप अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करेंगे कि देखो बॉस मुझको डांट रहा है, मैंने यहाँ पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया लेकिन मेरा बॉस मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं मीडिया के सामने ऐसी ऐसी बात करूँगा। तो क्या ऐसी कार्रवाई आपके द्वारा की जानी चाहिए? जी नहीं, आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि आप ऐसी कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी, अपने बॉस का मुकाबला करना और उस पर पक्षपात का आरोप लगाना। क्या आप अपने बॉस के सामने उल्टा बोलेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, मेरा पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप अपराधी का पक्ष ले रहे हैं? क्या इस तरीके से अपने बॉस के सामने जिला लड़ाएंगे? जी नहीं, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना। क्या आप गिरफ्तार व्यक्ति के साथ क्या आप गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे? जब भाई आपने गिरफ्तार कर ही लिया है तो बाद में आप सबूत इकट्ठा करके थोड़े आप इस फटकार से बच सकते हो। ये काम तो आपको पहले करना चाहिए था। तो ये वाली कार्रवाई भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपने जो जल्दबाजी की है अपनी उस जल्दबाजी के लिए आपको अपने बॉस से क्षमा मांगनी चाहिए, उससे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। तो इनमें से वो कौन सा विकल्प है जिसके लिए जनता पुलिस को दोषी नहीं मानती? ऑप्शन नंबर ए, सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता। ऑप्शन नंबर बी, सड़कों पर यातायात की भीड़। ऑप्शन नंबर सी, पेयजल की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर डी, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेयजल की आपूर्ति में कमी। अगर आपके शहर या किसी कस्बे में जल की कमी हो जाती है तो आप पुलिस को थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारी वजह से जल की कमी हुई है। बाकी के ऑप्शनों में आप पुलिस को
दोषी ठहरा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता अगर आती है तो आप पुलिस को कहेंगे कि पुलिस ध्यान ही नहीं देती इस तरीके की अनुशासनहीनता पर। ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं यहाँ पर, सड़कों पर यातायात की भीड़। अगर सड़कों पर यातायात की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो इसके लिए आप पुलिस को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि पुलिस उस भीड़ को कंट्रोल ही नहीं कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति। अगर शहर में कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति नहीं है तो इसके लिए भी आप पुलिस को ही जिम्मेदार, पुलिस को ही दोषी ठहरा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेयजल की आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। यानी जो रेलवे पुलिस है उसके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, उसके कुछ कर्तव्य है। इनमें से एक कर्तव्य ऐसा है जो रेलवे पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता, हमको वो विकल्प यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेशनों पर रुकने वाले पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो स्टेशनों पर जो पैसेंजर रुके रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर रहते हैं जो, और जो ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाने का काम है वो रेलवे पुलिस का है। ये वाले ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव निकालना। अगर ट्रेन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके शवों को निकालना भी यहाँ पर रेलवे पुलिस का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जांच करना। तो प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जांच करना रेलवे पुलिस का कार्य नहीं है, ये कार्य आपका टीटीई का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जांच करना, क्योंकि आपसे एक ऐसा कर्तव्य पूछा गया था जो रेलवे पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण करना। यानी स्टेशन के अंदर जो यात्री भीड़ भड़ाका लगाते हैं, बहुत कुछ अनुशासनहीनता वाले काम करते हैं, तो उन पर नियंत्रण करना भी रेलवे पुलिस का ही काम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है, सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। यानी यहाँ पर ये 3-4 कंडीशन इसके बारे में दी गई है। इनके आधार पर आपको दिए गए ऑप्शन में से ये छांट कर बताना है कि वो किस स्थिति में यहाँ पर सफल हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, मानव संसाधन और स्टाफिंग में। क्या सैमुअल मानव संसाधन और स्टाफिंग में जाएगा तो वो अपने इन गुणों के आधार पर इसमें सफल हो जाएगा? जी नहीं, इसमें वो यहाँ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि मानव संसाधन और स्टाफिंग में जो है वो दूसरों से बातचीत करनी होती है, और प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि सैमुअल को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, किसी टीम के प्रबंधक के रूप में। तो किसी टीम के प्रबंधक के रूप में अगर सैमुअल जाएगा तो वहाँ पर भी उसको बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी टीम के अंडर जो होता है उसको संबोधित करना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी बातचीत करनी होती है। और जबकि सैमुअल को यहाँ पर बातचीत करना पसंद नहीं है तो वो इस फील्ड में भी यहाँ पर सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया के प्रबंधन में। अगर वो है सोशल मीडिया के प्रबंधन में जाएगा तो वहाँ पर भी उसको दूसरों से बातचीत करनी ही होगी, तो सोशल मीडिया के प्रबंधन में भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उसे किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखते हैं, ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो ऐसे पेशे में जा सकता है जहाँ पर प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से किस को छोड़कर अन्य सभी कम तनावपूर्ण हैं। यानी पुलिस के द्वारा जब अपने ड्यूटी की जाती है तो उनमें जो कार्य करते हैं वे काफ़ी तनावपूर्ण होते हैं। तो नीचे जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में तनावपूर्ण स्थिति को बताया गया है कि किस कार्य को करने से कितना तनाव होता है। तो इनमें एक विकल्प आपको ऐसा छांटना है जो पुलिस पर ज़्यादा तनाव डालता है, और 3 विकल्प ऐसे हैं जो पुलिस पर कम दबाव डालते हैं। आपको ज़्यादा दबाव डालने वाला विकल्प यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव। ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के संदेश देना। ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झगड़ों पर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो देखिए, घरेलू हिंसा दर्ज करना, इससे पुलिस को जो तनाव होता है वो कम होता है, क्योंकि ये उनके रोजाना के केसेस होते हैं, उनको इनका रबत पड़ चुका होता है। ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झगड़ों पर प्रतिक्रिया करना। अगर सड़क पर कोई झगड़ा हो रहा है तो उससे भी पुलिस को इतना खास तनाव नहीं होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखते हैं, मृत्यु के संदेश देना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को जब पुलिस के द्वारा संदेश दिया जाता है तो उनसे भी उनको इतना खास तनाव नहीं होता है, क्योंकि ये उनका रोजाना का काम हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव, ये पुलिस पर ज़्यादा दबाव डालता है, क्योंकि कोई संगठन होता है वो उसको लंबे समय तक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो इससे पुलिस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वे ज़्यादा तनाव में आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था, इन दोनों विषयों को किस सूची के तहत रखा गया है? यानी पुलिस और लोक व्यवस्था को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राज्य सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? तो सर्वोच्च रैंक जो होती है वहाँ पर डीजीपी की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों की रैंक बताई गई है, कौन सा सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है और कौन सा सबसे नीची पोस्ट पर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिख जाएगा, आपको इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस ग्राफ को एक बार ज़रूर देख लेना। तो देखिए जो सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का होता है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे ऊंचा होता है डीजीपी। फिर उससे छोटा है यहाँ पर एडीजी, इसका होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी सभी की फुल फॉर्म भी इनके सामने लिखी हुई है। उससे नीचे होता है यहाँ पर आईजी, फिर आईजी से नीचे होता है डीआईजी, डीआईजी से नीचे होता है एसएसपी, एसएसपी से नीचे होता है एसपी और एसपी से नीचे होता है एएसपी, एएसपी से नीचे होता है डीएसपी और डीएसपी से नीचे होता है इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, जिसकी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी इसको बोलते हैं। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है हवलदार और सबसे नीचे होता है यहाँ पर कांस्टेबल। ठीक है। तो सबसे निम्न पद कौन सा होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है ना, जिस उसके थ्रू जो कांस्टेबल भर्ती होंगे वो कांस्टेबल ही यहाँ पर सबसे नीची पोस्ट होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके क्रम को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी एक लड़का है ग्रांट और एक है रैंडी, ये दो लड़के हैं, ये अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझको तो इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि मुझको फर्स्ट आनी है। ठीक है, प्रथम स्थान लाना है, यानी कि फर्स्ट आना है। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की। जो रैंडी जो था उसने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की उसकी संभावना थी। यानी उसको पहले ही पता था कि मेरी तैयारी तो इतनी अच्छी खास है नहीं, अगर मैं ऐसे ही पेपर देने चला गया, ऐसे ही परीक्षा देने चला गया तो मेरे ग्रांट से कम नंबर आ जाएंगे, उसको ऐसी संभावना थी। ठीक है। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और जो रैंडी था जिसने परीक्षा में धोखेबाजी की थी, इसके नंबर जो है ग्रांट से अधिक आ जाते हैं, क्योंकि ये धोखेबाजी करके नंबर लाया है। ठीक है। तो उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की थी। यानी जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने पहले ही कहा था कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर रैंडी के नंबर ज़्यादा आ गए हैं और उसने धोखेबाजी से नंबर बनाए हैं। ठीक है। तो अब रैंडी द्वारा, देखिए यहाँ से प्रश्न को पढ़िएगा, रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे अपने प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी? यानी रैंडी ने ही यहाँ पर धोखेबाजी से नंबर अधिक लाया है, अब उसको ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया करनी है जिससे प्रोफेसर की नज़रों में उसकी इज्जत बन जाए। ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन अगले 5 पेज पर यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है। तो रैंडी ऐसा नहीं कर सकता, रैंडी छात्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने वे धोखेबाजी से छात्रवृत्ति ली है, यानी धोखेबाजी से वो अपने ज़्यादा नंबर लाया है और इसका असली हकदार जो है वो ग्रांट है। तो ग्रांट की छात्रवृत्ति को रैंडी धोखेबाजी से नहीं ले सकता, इससे उसकी प्रोफेसर के नज़रों में इज्जत नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि रैंडी को यहाँ पर ये स्वीकार कर लेता है कि प्रोफेसर साहब मुझसे गलती हो गई,
मैंने यहाँ पर धोखेबाजी से ज़्यादा नंबर लाए हैं और मैं इस छात्रवृत्ति के लायक नहीं हूँ, ये छात्रवृत्ति ग्रांट को ही दी जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर धोखेबाजी से परीक्षा पास की है। अगर वो प्रोफेसर के सामने ये स्वीकार कर लेता है तो प्रोफेसर के नज़रों में उसकी इज्जत बन जाएगी, ठीक है। और यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रोफेसर के साथ तर्क करना कि छात्रवृत्ति उसके लिए महत्वपूर्ण थी। तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, वो अपने प्रोफेसर के साथ बहस नहीं कर सकता कि मुझको छात्रवृत्ति ज़रूर चाहिए थी, चाहे मुझे इसके लिए धोखेबाजी क्यों ना करनी पड़े। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखें, प्रोफेसर के सामने यह साबित करने के तरीके खोजना कि ग्रांट भी धोखेबाजी का सहारा लेता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों जिसमें जासूसी, उग्रवाद और आतंकवाद शामिल है के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी कौन सी है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं जिसमें कि आपका जासूसी भी आता है, उग्रवाद भी आता है और आतंकवाद, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी एजेंसी भारत के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुफिया विभाग। इसको बोलते हैं आईबी, ठीक है। बात करें यहाँ पर आईबी की, तो आईबी की स्थापना जो हुई थी वो 1887 ईस्वी में हुई थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में ही इसको पुनर्स्थापित किया गया था। और आईबी विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आईबी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपके तपन कुमार डेका जी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आईबी के चीफ कौन है, तपन कुमार डेका। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी रीता जो है बैंक से ऋण लेना चाहती है, तो बैंक को उसको क्या क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या क्या उसको सिक्योरिटी वगैरह देनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, उसकी जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना चाहिए। क्या बैंक को उसको ऐसा आश्वासन देना चाहिए कि आपकी जो भी जानकारी है वे सभी गोपनीय रखी जाएगी, उनको किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, बैंक को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर उसका कोई ग्राहक आता है, उससे ऋण लेता है या फिर पैसे जमा करता है बैंक में, तो उसकी जानकारी बैंक को किसी के द्वारा साझा नहीं की जानी चाहिए। तो ये आश्वासन बैंक के द्वारा दिया जाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं यहाँ पर, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना। यानी बैंक वाले उसको ये भी कहेंगे कि आप हमारे बैंक में आइए, यहाँ से ऋण लीजिए, आपके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप मेल हो या फीमेल हो, इस बारे में कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। जो भी हो आप सभी को यहाँ पर लोन मिल सकता है या ऋण मिल सकता है। तो बैंक को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। ये वाली कार्रवाई भी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सी कार्रवाई नहीं होगी, ये दोनों तो होगी, हमको नहीं वाली बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना। यानी जो दस्तावेज जारी किए जाएंगे उनमें बैंकों के द्वारा स्पष्टीकरण होना चाहिए और उनमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी तथ्य छुपाया जाना नहीं चाहिए बैंक के द्वारा। तो ये वाली कार्रवाई भी बिल्कुल सही हो जाएगी, बैंक के द्वारा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमसे यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। अब ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बैंकों के द्वारा रीता को ऐसा उत्पाद बेचना चाहिए जिसकी रीता को ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है। तो जब रीता को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसको वो बेचे क्यों। तो ये वाली कार्रवाई इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो भारत के अंदर आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी जो है वो आपकी NIA हो जाएगी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना कब हुई थी, तो NIA की स्थापना 31 दिसंबर सन 2008 को हुई थी और वर्तमान में जो NIA के अध्यक्ष है वो दिनकर गुप्ता जी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। NIA के अध्यक्ष कौन है, दिनकर गुप्ता, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर सन 2008। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।